चक्रवात मोन्था, इसने काफी तबाही मचाई है। तो आइए समझते हैं कि ये तूफान आखिर है क्या, इसने कहां कहां कितना नुकसान पहुंचाया है, और सबसे जरूरी सवाल, अब इसका अगला कदम क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि चक्रवात मोन्था इस वक्त है कहां और इसका आगे का रास्ता क्या है। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये भी जानेंगे कि आने वाले दिनों में किन किन इलाकों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले इसकी ताज़ा स्थिति पर एक नज़र डालते हैं। मतलब अभी ये तूफान कहाँ है और इसमें कितनी ताकत बची है, क्योंकि आपको बता दूं ज़मीन से टकराने के बाद इसकी पूरी कहानी ही बदल गई है। देखिए, राहत की बात यह है कि आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद तूफान अब काफी कमजोर पड़ गया है। असल में होता क्या है ना कि चक्रवात को अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी समुद्र की गर्म सतह से मिलती है, और जैसे ही ये जमीन पर आता है, इसका ये एनर्जी सोर्स कह सकते हैं कट जाता है। तो हाँ, इसकी वो पहले वाली विनाशकारी शक्ति तो कम हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा पूरी तरह टल गया है। और ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि ये तूफान कितनी तेज़ी से कमज़ोर हुआ है। आप देखिए, 28 अक्टूबर को ये एक गंभीर चक्रवाती तूफान यानी कि सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, और सिर्फ एक दिन के अंदर ये एक नॉर्मल चक्रवाती तूफान बन गया। और अब तो मौसम विभाग का अनुमान है कि ये आगे चलकर और भी कमज़ोर पड़ने वाला है। लेकिन इसके कमज़ोर होने का मतलब क्या है? क्या खतरा खत्म हो गया? नहीं। मौसम विज्ञान की भाषा में इसे गहरे दबाव का क्षेत्र या डीप डिप्रेशन कहते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये समझिए कि तूफानी हवाएं तो काफी हद तक शांत हो जाएंगी, लेकिन बादलों में जो भारी नमी है ना, उसकी वजह से मूसलाधार बारिश का खतरा अभी भी बना हुआ है। भले ही ये तूफान अब कमज़ोर पड़ गया हो, लेकिन गुजरते गुजरते इसने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में जो तबाही मचाई है वो बहुत बड़ी है। आइए एक नज़र डालते हैं कि नुकसान का आंकड़ा कहाँ तक पहुंचा है। सबसे दुखद खबर यह है कि जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक इस तूफान ने आंध्र प्रदेश में 2 जानें ले ली हैं। यह आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि ऐसी आपदाओं की सबसे भारी कीमत इंसानी जानों से ही चुकानी पड़ती है। और जान के नुकसान के साथ साथ लोगों की रोजी रोटी पर भी बहुत बड़ी चोट पड़ी है। जरा सोचिए, 87,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा इतनी जमीन पर लगी धान, मक्का और कपास जैसी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। इस तूफान ने आम जनजीवन को भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन पर इसका इतना असर पड़ा कि 120 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। मतलब हजारों लोग जहां के तहां फंस कर रह गए। और नुकसान की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कई जगहों पर सड़कें और पुल बह गए हैं, हजारों पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, और भारी बारिश का नतीजा ये हुआ है कि ओडिशा के कुछ हिस्सों में भयंकर बाढ़ आ गई है, और तेलंगाना में भी जगह जगह पानी भर गया है। तो अब कहानी तटों से आगे बढ़कर देश के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि भले ही ये तूफान आंध्र में कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसका असर अब सीधा सीधा बिहार के मौसम पर देखने को मिलने वाला है। अब ये सोचने वाली बात है ना कि आंध्र के तट पर आया तूफान भला बिहार के मौसम को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, चक्रवात को एक बहुत बड़े इंजन की तरह समझिए, जो समुद्र से ढेर सारी नमी खींचता है। अब जब ये जमीन पे आकर कमजोर भी हो जाता है, तब भी ये बची हुई नमी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है, और अब यही नमी से भरी हवाएं बिहार तक पहुंच गई हैं और वहां का मौसम बदल रही हैं। तो बिहार में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है? मौसम विभाग के मुताबिक 30 और 31 अक्टूबर को कई जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और बिजली गिरने का भी खतरा है। और ऐसा लगता है कि यह सिलसिला 2 नवंबर तक चल सकता है। और हाँ, सिर्फ बारिश और हवा ही नहीं, तापमान पर भी इसका असर पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मतलब सुबह और शाम को ठंड थोड़ी बढ़ने वाली है। अब इस बदलते मौसम को देखते हुए सबसे जरूरी बात चेतावनी और सुरक्षा, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। मौसम विभाग ने अपनी तरफ से आधिकारिक चेतावनी जारी कर दी है, खासतौर पर 3 चीजों को लेकर: भारी बारिश की चेतावनी, वज्रपात यानी कि बिजली गिरने का बहुत ज्यादा खतरा, और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका। और ये सलाह खास तौर पर किसानों के लिए है और बहुत जरूरी है। उन्हें साफ साफ कहा गया है कि वो अपनी खड़ी फसलों की कटाई और उन्हें सुखाने का काम फिलहाल रोक दें। ऐसा इसलिए ताकि तेज हवा और बारिश से जो नुकसान हो सकता है उससे बचा जा सके। और ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। बिजली गिरने से बचने के ये 3 नियम हमेशा याद रखने चाहिए। 1. खुले मैदानों में ना जाएं। 2.
कभी भी पेड़ के नीचे खड़े ना हों, और 3 बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। ये बहुत ही मामूली सी सावधानियां हैं, लेकिन ये जान बचा सकती हैं। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें वक्त से पहले ही आने वाले खतरे के बारे में बता देती है। मौसम का पूर्वानुमान हमारी जान बचाता है, पर सवाल यह है कि क्या हम इन चेतावनियों को इतनी गंभीरता से लेते हैं जितनी से लेना चाहिए? इस पर सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है।